ये अंग्रेजों के द्वारा जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ये अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। तो इस उसके उद्देश्य को देखने के लिए सबसे पहले हम भारतीय इतिहास में जाएंगे। तो हम अपने आधुनिक इतिहास में जाते हैं। तो एक 1857 की समय है और 1857 में भारत में एक क्रांति होती है। तो 1857 की जो क्रांति होती है, वह क्रांति तो खास करके मेरठ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये भारत के अधिकांश हिस्सों में ये क्रांति हो जाता है। और ये क्रांति लगभग भारत के अधिकांश हिस्सों में हर जगह सभी अपने अपने निजी कारणों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। तो अगर कहा जाए कि 1857 की क्रांति की बात करेंगे, 1857 की क्रांति रिवोल्यूशन 1857, 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि 1857 से पहले भारत का जो शासन होता है वह किसके माध्यम से होता है? गवर्नर के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, किसके माध्यम से होता है? गवर्नर के माध्यम से होता है। यानी कि भारत में अधिकांश शक्तियां जो होता है वह गवर्नर के पास होता है। 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन को इस बात की आशंका हो जाती है कि यह क्रांति एक इस प्रकार से आगे भी अगर जारी रहा तो आने वाले समय में इस भारत से हम बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। तो ब्रिटिश क्राउन जो विक्टोरिया है, वह आने के बाद ये क्या करते हैं, ये गवर्नर के पद को यहां पर बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। 1857 क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है भारत में, और 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर के पद को खत्म कर दिया जाता है और इसके जगह पर एक नया पद सृजन करता है, उसका नाम है वाइसराय। और इस प्रकार से भारत का प्रथम वाइसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर भी लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग। और ये कैनिंग जब भारत के प्रथम वाइसराय यहां पर बनाया जाता है और इसके बाद इसके पास से जो गवर्नर का जितना शक्ति रहता है उतना शक्ति इसके हाथ में नहीं देता है। अब क्राउन के द्वारा, विक्टोरिया के द्वारा यह कहा जाता है कि भारत पर अब जो शासन किया जाएगा वह डायरेक्ट किसके माध्यम से किया जाएगा? तो क्राउन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, क्राउन यानी विक्टोरिया के माध्यम से किया जाएगा। ये विक्टोरिया के माध्यम से शासन किया जाएगा। अब जो ये विक्टोरिया के माध्यम से शासन होगा, तो अब ये विक्टोरिया का शासन करने का उद्देश्य ये नहीं था कि 1857 के क्रांति से इसे इस बात की आशंका हुआ कि भारत में गवर्नर के द्वारा या ब्रिटिश व्यापारी के द्वारा शोषण हो रहा है, तो यहां पर हम शोषण नीति को खत्म करेंगे। इनका उद्देश्य ये नहीं था। अब इनका उद्देश्य ये था कि अब अपने दिमाग को यूज करके, अपने मस्तिष्क को यूज करके भारत को इस प्रकार से शोषण करेंगे कि यहां पर जनता उग्र भी होगा तो जनता को हम अपने में उलझा के रख देंगे। इनका पहला चाल था और इनका मकसद था पूरे भारत में जो भी समृद्ध राज्य है उस समृद्ध राज्य के धन को लूटना। इनके उद्देश्य यह था विक्टोरिया का। तो जहां पे राज्य में धन को लूटा जाएगा, संपत्ति को लूटा जाएगा, राज्य को लूटा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के जनता सड़क पर उतरेंगे। यानी कि जनता सड़क पे उतरेंगे, जनता विद्रोह करेंगे। और जैसे जनता विद्रोह करेंगे तो इस विद्रोह को दमन करने के लिए तो ऊपर से कुछ चाहिए। जनता अगर शासक के द्वारा किसी प्रकार का अगर लूटा जाता है, देश के या राज्य को लूटा जाता है, तो उस वहां पर जो जनता विद्रोह करेगा उस विद्रोह को दमन करने के लिए बीच में एक तो चाहिए। तो इसके दमन के लिए 1860 में आईपीसी आता है, इंडियन पैनल कोड। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आज दंड संहिता आप देख रहे हैं वह आईपीसी के माध्यम से ही दिया जाता है। आप अगर दरोगा बनेंगे तो यही आईपीसी पढ़ाया जाएगा, जो 2023 में इसका नाम बदल के बीएनएस कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। सिर्फ इसमें सेक्शन की बदलाव हुई, बाकी सारे कुछ वैसे ही है। तो 1860 में आईपीसी आया,
और 2 साल के बाद 1862 में ये आईपीसी लागू हो जाता है, इंडियन पाइनल कोड। ये भारतीय दंड संहिता 1862 से भारत में लागू है। विद्रोह करने के लिए जो दंड दिया जाएगा, तो दंड देने के लिए कुछ चाहिए ना, एक संस्था चाहिए ना, दंड देने के लिए संस्था चाहिए। तो दंड देने के लिए संस्था जो बनेगा, वह संस्था जो बनता है वह न्यायालय बनता है, जुडिशरी। और इस प्रकार से भारत में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। तो ये जो जगह जगह पर इस प्रकार से दंड देने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसे उच्च न्यायालय कहा गया। समझे बात को? इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय आया था, जो कलकत्ता के क्षेत्र तक ही विस्तार था। लेकिन ये विद्रोह तो भारत के अधिकांश हिस्सा में होने लगा था। तो 1860 में आईपीसी आया, 1862 में लागू हुआ, 1862 में यह स्थापना हो जाता है। और सबसे पहले कहां पे स्थापना होगा? अब आप ये सोचिए कि यह न्यायालय का स्थापना जो किया जाएगा, वह न्यायालय की स्थापना किस लिए किया गया? ताकि इस न्यायालय के माध्यम से हम विद्रोही को दमन करें। हम जो भी भारत में कानून लाएंगे और उस कानून को जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा, उस कानून का अवहेलना के आधार पर उसे हम जेल के अंदर में बंद करेंगे। पुलिस उसे क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करके 24 घंटा के अंदर में न्यायालय में इसे सुपुर्द करेगा, और सुपुर्द करने के बाद न्यायालय उसे दंड देगा। कोर्ट का यह प्रावधान जोड़ा गया। तो अब ये भारत में न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां पे होगा? तो खास करके जो भारत के समृद्ध राज्य थे, जिस समय यानी कि आप आधुनिक अंग्रेजों की समय के आप देखेंगे, तो उस समय जो भारत में समृद्ध राज्य था, सबसे ज्यादा बंगाल था। सबसे ज्यादा बंगाल समृद्ध था, और बंगाल में समृद्ध होने के कारण से यहां पर अंग्रेजों का ध्यान ज्यादा था। इसलिए सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ है कहां पे? कोलकाता में। क्योंकि सबसे ज्यादा धन लूटने का, सबसे पहले धन लूटने का ध्यान कहां पे था? कलकत्ता में। तो सबसे पहले विद्रोह कहां पे होगा? कलकत्ता में। तो इस विद्रोह को दमन करने के लिए सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पे अंग्रेजों के द्वारा होना चाहिए? कलकत्ता में। तो सबसे पहले कलकत्ता में किया गया, उसके बाद बॉम्बे में किया गया, उसके बाद मद्रास में किया गया। और ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों में एक ही वर्ष किया गया, 1862। यानी एक ही साल के अंदर में किया गया। कोई पहले किया गया, कोई बाद में किया गया, महीना का अंतर रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से सबसे पहले स्थापना जो होता है वह 1862 की बात करें तो ये कलकत्ता कहां पे होगा? कलकत्ता, और उसके बाद होगा बॉम्बे, और उसके बाद होगा मद्रास, है कि नहीं? यहां पर स्थापना होगा। क्योंकि भारत में अंग्रेजों के द्वारा कहा गया, क्योंकि इसका नील का व्यापार ज्यादा चलता था, और नील के व्यापार करने वाले को नीले व्यापार कहा जाता था, नीले व्यापार। अब वह नीले व्यापार क्या करता था? उसे आईपीसी कोड के द्वारा यह अधिकार प्राप्त था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जमीन पर अगर ये नील की खेती नहीं करता है, तो वैसे स्थिति में उसको जो है दमन किया जाएगा, या उसके जमीन को नीलाम कर लिया जाएगा। हम जिस बंगाल की बात कर रहे हैं 1816 में, उस बंगाल में बिहार भी था और उड़ीसा भी था। इसलिए बिहार भी एक समृद्ध राज्य था, ध्यान देंगे, जिसका केंद्र बिंदु कलकत्ता था। तो ये कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, और यहां पर नीले व्यापारियों के द्वारा जो नील के खेती करने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप नील की खेती आपको करना होगा, नहीं करेंगे तो आपकी जमीन को नीलाम कर लिया जाएगा, या फिर आप अगर किसी प्रकार का विद्रोह करेंगे सरकार के खिलाफ, तो वह नीले व्यापार क्या करेगा? इस पे मुकदमा दर्ज कर देगा, और वह मुकदमा कहां पर चलेगा? उच्च न्यायालय में।
अब इस उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वह किसके माध्यम से? डायरेक्ट विक्टोरिया के माध्यम से। ये किनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे? विक्टोरिया के प्रति। ये जब भी फैसला देंगे वह विक्टोरिया के हित को, इसके विक्टोरिया को ख्याल को रखते हुए, तो इस ऐसे परिस्थिति में वह नीले व्यापार के पक्ष में ही वह हमेशा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। और भारत में यानी कि जहां जहां पे कलकत्ता या जहां जहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ वहां पे अधिकांश जो विद्रोही का था उसे जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार से अफीम के लिए व्यवस्था किया गया कि आपको अफीम की खेती करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अफीम की खेती प्राप्त करने के बाद अफीम का व्यापार जो ब्रिटेन करता था वह ले जाके कहां पे करता था? चीन में करता था। और चीन में ले जाने के बाद वहां पर उच्च पैसा प्राप्त करता था और इस प्रकार से अपने आप को धन संपदा लूटने का काम करता था। तो आपने देखा कि सीधी सी बात कि हमारे भारत में जो पहले अंग्रेजों के द्वारा जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, वह उच्च न्यायालय की स्थापना के पीछे मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था कि भारत को लूटना है। और यह हाईकोर्ट अंग्रेज के समय में ये विक्टोरिया का ये एक औजार था जिस औजार के माध्यम से भारत को लूटा गया। इसके बाद इतना ही काम नहीं था इनका विक्टोरिया का काम यह भी था कि इन देशों में पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है, रूढ़िवादी लोग ज्यादा है, ट्रेडिशनल विचार के ज्यादा हैं, परंपरागत विचार के ज्यादा हैं, यहां पर कट्टरपंथी लोग ज्यादा हैं। ऐसे स्थिति में लोगों के अंदर धर्म के भावनाओं का आधार पर उसे क्यों नहीं धर्म के प्रति नफरत उत्पन्न कर दिया जाए? मुसलमानों को कहा गया उसे अप्रत्यक्ष रूप से भारत में आपका खतरा है, आप अल्पसंख्यक है। सिख को कहा गया, ईसाई को कहा गया, हिंदू यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक प्रकार से वैमनस्यता उत्पन्न करना, नफरत उत्पन्न करना, धर्म के आधार पर, जाति को आधार पर नफरत उत्पन्न करके और उसके बाद ये नफरत उसके अंदर मिला दिया और नफरत के आधार पर इसके बीच में जो है कभी कभी विवाद वह उत्पन्न कर देता था। अंग्रेजों का यही इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज चाहते थे कि ये आपस में सभी लोग लड़ें और जीवन भर लड़ते रहें और इससे बाहर ना निकले, बाहर की दुनिया को वह देखे ही नहीं। जब वह बाहर की दुनिया को नहीं देखेगा, वह अपने में ही लड़के रहेगा, तो निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को न्यायिक मुकदमा में उलझा के रखेंगे और उसके बाद वह उससे बाहर नहीं निकलेगा, तो उसके बाद उसके जो हम लूटेंगे वह आसानी से लूट लेंगे। कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1857 के क्रांति होने के बाद जो है यहां पर गवर्नर को पद खत्म करके वायसराय पद सृजन किया जाता है और गवर्नर की जितनी शक्ति होती है उससे कम कर दिया जाता है। अब भारत में जो शक्ति जो होता है वह डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से होता है और जब ये नियंत्रण करता है वह हाई कोर्ट के माध्यम से करता है, जो 1860 में आईपीसी आता है और ये 1862 में ये लागू हो जाता है। 2023 में इसी आईपीसी का नाम बदल करके बीएनएस कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, याद रखिएगा, बीएनएस कर दिया गया। और इस प्रकार से सबसे पहले कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में स्थापना किया गया। तो यहां तक आपने देखा कि भारत में उच्च न्यायालय की जो स्थापना होता है, उस उच्च न्यायालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, आपने यहां तक देखा। अब इसके बाद आजादी के बाद हमारा भारत का संविधान बनता है। अब संविधान बनने के बाद ये उच्च न्यायालय होनी चाहिए, लेकिन इस उच्च न्यायालय में जो अंग्रेजों के द्वारा जो जिस औजार का प्रयोग किया गया था, ये औजार के रूप में काम नहीं करेगा। यहां पर ये न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होकर जनता के न्याय की बात करेंगे। तो